सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अलग टाइप के प्रश्न। इस ये हमारा MCQ सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है। इसमें हमने करीब 50 प्रश्न रखे हुए हैं और उनके आंसर बताए हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो आपके ऑप्शन है ऑर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बताएं आंसर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या है। ओजोन। जो ओजोन गैस होती है, ये क्या होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, तीव्र किरण मतलब है जो हानिकारक किरण सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है, उनको ये ओजोन रोक लेती है। इस तरह से हमारी ये वायुमंडल की रक्षा करती है। तो ओजोन जो गैस है उसका फॉर्मूला होता है ओ, ये ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो आपके ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, जुंको तबेई, सी ऑप्शन है खालिजा जिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, पहले हम बताते हैं। आपका आंसर होगा जुंको तबेई। ये जो है, ये क्या है, विश्व माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है आपका, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सॉरी, ये उक्त लिख दिया है, यहाँ पर है उच्च रक्तचाप, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं क्या आंसर है। चलिए आपका आंसर है हाइपर टेंशन, ठीक है ना। जो हाई BP हो जाता है उस समस्या को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों की जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं उनकी जनसंख्या कितनी, उन गांवों की जनसंख्या, गांवों की मतलब उसमें पॉपुलेशन कितनी है, मतलब ये पूछा जा रहा है, उन गांवों की जनसंख्या कितनी है। तो आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 1500 और डी ऑप्शन है 2000। बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है ए पार्ट। तो जो आंसर है इसका ए पार्ट, मतलब जिन गांवों की जनसंख्या 500 से ज़्यादा है उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है या जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए पार्ट दिल्ली, बी पार्ट लखनऊ, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बताएं जरा। आंसर है आपका बी, ठीक है, आंसर है बी और ये है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब जैसे प्रत्येक स्टेट के अलग अलग जिले होते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की आय अलग अलग होती है, प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है बिहार की, ठीक है? बिहार का कौन सा जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है नालंदा, बी है पटना, तीसरा है शिवहर और चौथा है गया, ठीक है। तो बताएं आंसर क्या है। इसका आंसर है, हम आपको बताते हैं, पटना, ठीक है? इसका आंसर क्या है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, कुतुब मीनार हमारी बनी है दिल्ली में महरौली में, तो उसके पास में ही एक लौह स्तंभ बनाया गया, मतलब लौह स्तंभ का मतलब है लोहे का खंभा बनाया गया है, काफी मजबूत सा ऐसे करके एक है वहां पर लौह स्तंभ। किस राजा ने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है रामगुप्त। आप आंसर दें। पहले हम आपको बताते हैं, आपका आंसर है समुद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघ गर्जन। मेघ गर्जन क्या होता है? तो मेघ मीन्स क्या होता है, बादल, ठीक है। इंग्लिश में होता है क्लाउड, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लाउड। तो मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आपको पता है वायुमंडल की परतें होती हैं अलग अलग, जैसे सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, है ना, इस तरह से लेयर होती है वायुमंडल की हमारी पृथ्वी से, है ना। तो पूछ रहा है इसमें मेघ गर्जन यानी कि
वायुमंडल की किस परत में होता है मेघ गर्जन? तो आपका आंसर है ऑप्शन है आपका ओजोन मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा सप्ताह मंडल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है आप बताएं। आपका आंसर है क्षोभ मंडल। बताते हैं ये आपका आंसर है। किसी भी दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में इनका जवाब दे सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो बनाने में हमें प्रेरणा मिल सके। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ये काफ़ी फेमस रहा है। उस दौरान चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, मतलब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह इस वर्ष शुरू किया था। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन 1914, तीसरा ऑप्शन है 1917 और चौथा ऑप्शन 1947, मतलब 1920, 1940, 1970 और 1947। तो बताएं क्या आंसर है आपका। आपका आंसर है 1917, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? ये क्या क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। जैसे प्रत्येक व्यक्ति सांस लेता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है ना। ब्रीथ मतलब जो सांस लेता है वो तब ऑक्सीजन लेता है, और जब फिल्टर होकर पूरा मतलब वापस आती है छोड़ता है तो वो CO2 आती है, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है, ठीक है, फॉर्मूला केमिस्ट्री से, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें पूछ रहा है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो पहला ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है नाक, सी ऑप्शन है ट्रैकिया और डी 4 ऑप्शन है क्लोम। बताएं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है ए पार्ट, फेफड़ा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लंग्स, अगर किसी को ना पता हो लंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का मुख्य कारण होता है। मतलब सुनामी आप जानते ही होंगे, जब क्या होता है कि समुद्र के किनारे, जैसे ये हमारा तट है और क्या है यहाँ पर ये सारा समंदर है, अब इससे क्या बहुत बड़ी वेव्स आ जाती है, मतलब जो अब वैसे तो नॉर्मल वेव्स आती रहती हैं पानी की हल्की, है ना, तो वो अपना यहाँ तट से टकरा कर लौटती रहती है। लेकिन जब यही बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत बड़ी वेव आए, इससे क्या है पूरा तट डूब जाए, मतलब, है ना, तो इस तरह के जो वो आता है क्या बोलते हैं लहर आती है, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है चक्रवात, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी, सी ऑप्शन है चंद्रमा का आकर्षण और डी ऑप्शन है समुद्री सतह पर भूकंप। तो बताएं क्या आंसर है इसका। दोस्तों इसका आंसर है समुद्री सतह पर भूकंप। मतलब क्या होता है, जहाँ पानी भरा होता है समंदर में, तो अगर नीचे उसकी जमीन है समंदर की जमीन, तो वहाँ पर अगर भूकंप आता है तो क्या होता है, वहाँ से जब जमीन वहाँ पर हिलती है तो क्या होता है धीरे धीरे लहर बनना शुरू हो जाती है, तो और तट पर आते आते ही बहुत बड़ी लहर बन जाती है, तो इस तरह से सुनामी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी आपको में करवाया था। ठीक है, ये एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आगरा के निकट है ये फतेहपुर सीकरी, तो वहीं की बात हो रही थी। तो आपके आंसर है ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंच महल, डी रंग महल। तो बताएं आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों पंच महल। क्या आंसर इसका, पंच महल। जो पंच महल था ये अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, अब तो देखो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया एक तरह से। योजना आयोग, योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग कर दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो है ही जीएस का। तो आप बताएं भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है इसमें 15 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन है बी पार्ट 15 सितंबर 1950, तीसरा है 15 अक्टूबर 1951 और डी है नन ऑफ दी। तो बताएं आंसर क्या है। इसका आंसर है बच्चों 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित का मतलब ये है कि उसके सामने जो लिखा है वो उससे संबंधित है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नांगल,
नाम की ये जगह है, ये सारी जगह है, नांगल, चितरंजन, कानपुर, पिपरी, ये जगह का नाम है। तो ये पार्ट में नांगल और ये है सिल्क, सिल्क से संबंधित है कि नहीं है आपको बताना है। चितरंजन लोकोमोटिव से संबंधित है कि नहीं है। लोकोमोटिव मतलब जो रेल के जो कारखाने वगैरह डब्बे बनते हैं तो उन्हें लोकोमोटिव बोलते हैं। तो चितरंजन कहाँ पर लोकोमोटिव से संबंधित है। कानपुर चमड़े के सामान से संबंधित है या कि नहीं। और पिपरी पेनिसिलिन का कारखाना इन सब से संबंधित है या नहीं है। ये ऑप्शन है ए बी सी डी। बताइए कौन सा आंसर है। तो हम आपको बता दें इसमें चितरंजन क्या है लोकोमोटिव से संबंधित है। कानपुर जो है चमड़े के सामान से भी संबंधित है और पिपरी जो पेंसिलिन के कारखाने से भी संबंधित है। आंसर अगर गलत है तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो है नांगल सिल्क। नांगल जो है सिल्क से संबंधित नहीं है बल्कि ये किससे संबंधित है उर्वरक से। ठीक है, उर्वरक जो होते हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन होती है जिसे O2 बोलते हैं, यह क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ए वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है एंजाइम और डी ऑप्शन है हार्मोन। तो बताइए आंसर क्या है। चलिए आंसर इसका है एंजाइम। हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है बेटा, आंसर एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है। ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ए जीवाश्म ईंधन का जलना, बी सीमेंट उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दी। तो बताएं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो दोनों से ही क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो उसी से संबंधित है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो गया दोनों यानी कि उपरोक्त दोनों, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। आप ज़्यादातर लोग गए भी होंगे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखने, लोग बाग जाते हैं। तो दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है। जो हिंदू देवता है उसके लिए समर्पित है, उनके में उन देवता जी की मूर्ति है। तो आपके ऑप्शन है नंबर 1 ए ऑप्शन है स्वामीनारायण, बी ऑप्शन है श्री कृष्ण, सी ऑप्शन है महादेव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। महादेव का मतलब शंकर भगवान जी जो हैं उनका मतलब है महादेव। तो बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही है। आंसर है इसका ए स्वामी नारायण। ये जो भगवान है स्वामी नारायण इनकी मूर्ति है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया का मतलब क्या होता है, तो ऐसे पौधे जो छाया में पनपते हैं, मतलब धूप में वो नहीं पनपते हैं, तो उन पौधों का क्या कहते हैं साइंटिफिक भाषा में कहा गया है। पहला ऑप्शन है मतलब ए ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, बी ऑप्शन है थियोफाइट्स, सी ऑप्शन है साइकोफाइट्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आंसर क्या है इसमें। इसका आंसर है बच्चों साइकोफाइट्स। ठीक है ना, आप याद रखें साइकोफाइट्स का मतलब है, आपने सुना होगा साइको वर्ड होता है एक, उसी से थोड़ा सा याद रखने के लिए याद कर लें साइकोफाइट्स। ठीक है ना, जो साइको से फाइट्स को साइकोफाइट्स। ठीक है, सिर्फ छाया याद रखना, मतलब जो छाया में पौधे होते हैं जो पनपते हैं उनको साइकोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक योजना है भारत सरकार की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में ग्राहक द्वारा दे वार्षिक प्रीमियम क्या है। जिसने भी ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी है तो वह वार्षिक प्रीमियम क्या देता है। वार्षिक का मतलब क्या है, पर ईयर कितने रुपए जमा करता है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है 210, बी ऑप्शन है 330, सी ऑप्शन है 450 और डी ऑप्शन है 510। ठीक है ना, तो आप बताएं क्या ऑप्शन है इसमें से सही। आंसर है इसका बच्चों 330। याद रखें 330। ठीक है ना, आसान होगा। आसानी के लिए बता दें जैसे इलेक्ट्रिक लाइन होती है वो 11 kV, 22 kV, 33 kV, 44 kV इस तरह से होता है, वैसे याद रखना 33 है ना, 330 kV यार 330। ठीक है ना, कितनी प्रीमियम वार्षिक है 330 है जो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। क्वेश्चन है सिख समुदाय का अंतिम गुरु कौन है। ये जो क्वेश्चन है कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो आपके लिए बता दें सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो आपके पास ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है इसमें से। इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। ये जो है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट
प्रश्न है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है। आपको पता है जो हमारा अर्थ है उसका जो वायुमंडल है उसमें क्या है, गैसें हैं कई तरह की, ठीक है ना, और उनका अलग अलग परसेंटेज है। तो उसी क्रम में ये पूछा जा रहा है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रतिशत क्या है। पता, पहला ऑप्शन इसमें है 30%, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन है 78% और डी ऑप्शन है 50%। ठीक है, तो बताएं इसमें क्या आंसर है आपका सही। चलिए हम बताते हैं, इसमें ऑप्शन जो है 78% का सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इसका क्या रोल है वायुमंडल में, ये वायुमंडल को ठंडे रखती है। कैसी रखती है, ठंडा रखती है वायुमंडल। अगर नाइट्रोजन गैस ना होती तो हमारा वायुमंडल ठंडा नहीं रहता, ठंडा नहीं होता तो कोई भी जीव जंतु इसमें पनप नहीं पाता। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। राजस्थान सटा हुआ नहीं है मतलब ये जो राजस्थान है वो किस राज्य से टच नहीं करता है, भारत के किस राज्य से। इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन हरियाणा। तो इसमें ये पूछ रहा है किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो आपका आंसर है, बताएं, आपका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है उससे क्या है, राजस्थान की सीमा सटी नहीं हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान राज्य की सीमा किस देश से सटी हुई है। प्रश्न ये देश में बनता है तो आप पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी जो राजस्थान राज्य है उसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, एक जो नाम दिया गया है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। बिल्डर्स का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं तो इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया है। बिल्डिंग बनाने वाले को बिल्डर्स कहते हैं, तो वैसे ही प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। बताइए क्या, जहांगीर, सॉरी डी है जहांगीर। तो ऑप्शन बताएं कौन सा आंसर सही है इसमें। इसका आंसर है शाहजहां। आपने शाहजहां याद रखना काफ़ी आसान है, शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। तो आपको पता है ताजमहल है 7 अजूबों में शामिल है, ठीक है ना, और विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो याद रखना आसान है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको कहा जाएगा, शाहजहां को। इन्होंने बिल्डिंग काफ़ी बनवाई अच्छी अच्छी, तो इस वजह से इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा गया इतिहास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। पूछा जा रहा है जो संसार है उसका सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आपके ऑप्शन है किलायू, फ्यूजियम, कोटोपैक्सी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या आंसर है इसमें, चलिए आंसर बताते हैं। यह है किलायू। किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, सक्रिय, ठीक है, और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग महाजनपद आपको पता है, ठीक है, मतलब अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ये अलग अलग महाजनपद हुए थे पुराने समय पर, तो इनमें से ये है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है वैशाली, बी है कौशाम्बी, सी है श्रावस्ती और डी है चंपा। बताएं आंसर क्या है इसमें। आंसर है इसका डी चंपा, ठीक है, ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद, ठीक है ना, सारी शासन भारतीय लोगों के हाथ में आए, तो इस संबंधित ये प्रश्न है, जब भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन बने थे। तो आपके ऑप्शन है जनरल आर एन थापर, जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल के एम थिमैया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या है। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर है जनरल आर एन थापर, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, ये एक वो है रचना जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो बताएं। इसके ऑप्शन है भरत मुनि, डी ऑप्शन है महादेव वर्मा, सी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर कौन है। इसका आंसर है भरत मुनि, नाट्य शास्त्र की रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम है उनको निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा। नियम, व्यापार का मतलब क्या है, जो भी हमारे देश विदेश में व्यापार हो रहा है उससे संबंधित जो नियम बनाए हैं वो
बनाने वाली संस्था कौन है? आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNO और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या आंसर है? तो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंग्लिश में से बोल दो, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इसकी क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियम है उनको बनाने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा था? जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब मैं दास नहीं बन सकता तो मैं स्वामी भी बनना नहीं चाहता। मतलब इस इंग्लिश जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। इसका मतलब है यदि मैं दास नहीं बनना चाहता तो मैं स्लेव मास्टर भी नहीं बनना चाहता। ठीक है ना? तो बताएं किसने कहा था यह सेंटेंस? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है तिलक, सी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन और डी ऑप्शन है हिटलर। बताएं क्या आंसर है इसका सही? इसका आंसर है बच्चों, हम बताते हैं सी पार्ट। ठीक है, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं और इन्होंने इस बात को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट टू सेल्फ गवर्नमेंट। यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दिया था, गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट टू सेल्फ गवर्नमेंट। किसने कहा था? आपके ऑप्शन है तिलक। तिलक से मतलब है, यहाँ पूरा नाम नहीं लिख पाया हूँ, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। पहला ऑप्शन है ए तिलक, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो बताएं किसने ये सेंटेंस कहा था? ये कहा था लॉर्ड मोरले ने कहा था। है ना? किसने कहा था ये? लॉर्ड मोरले ने। नेक्स्ट है लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम। यह किसने कहा था? ठीक है, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम का मतलब है फूल खिलते खिलते हैं, कुछ इस तरह से सेंटेंस है इसका। तो इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन है स्टालिन, बी ऑप्शन है पंडित नेहरू, सी ऑप्शन है खुशैब और डी ऑप्शन है माओ से तुंग। बताएं कौन सा सही आंसर है इसका? इसका आंसर है माओ से तुंग, ये ऑप्शन जो है इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम यह किस ग्रंथ में लिखा गया है या किस ग्रंथ में अंकित है? बताएं इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है इसमें यामा, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है मेघदूत और डी ऑप्शन है आनंदवन। बताएं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही ऑप्शन है आनंद मठ। ठीक है, ये जो रचना आनंद मठ उसमें लिखा है वंदे मातरम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबला जीवन है तुम्हारी है कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह किस पुस्तक में है? यह जो लाइन है, ठीक है, अब मैंने इस तरह से पढ़ा है बचपन में, मुझे याद आ रहा है, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कुछ इस तरह से मैंने ये लाइन सुनी थी और यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस तरह से, अबला जीवन है तुम्हारी है कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह किस पुस्तक में है? यह जो है ना एक महिला पे संबंधित पुस्तक लिखी गई थी और उसमें कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा था कि जो महिलाएं हैं उनके साथ ये समस्या है या उनके साथ देखने को यह मिलता है कि बिल्कुल लाइन सटीक बैठती हैं कि वो बेचारी उनके साथ काफ़ी अन्याय रहा है, होता रहा है। तो उसी दौर में उसी के हिसाब से उन्होंने एक कहानी लिखी थी और उसमें लाइनों को लिखा था, अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये किस रचना में लिखा गया है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है ए है साकेत, बी है यशोधरा, सी है कामायनी और डी है जयद्रथ वध। ये चार ऑप्शन है, इनमें से बताएं कौन सी कहानी है या पुस्तक है उसमें ये लिखा गया है। बताएं आंसर क्या है? आंसर है इसका कामायनी। ये जो पुस्तक है कामायनी नाम की क्या रचना है उसमें ये लाइनें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराधीन सपने सुख नाही। ये जो लाइन है पराधीन सपने सुख नाही, यह किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी तुलसीदास और डी रस खान। ठीक है ना? तो अब इसमें ये क्या गया है, पराधीन सपने सुख नाही का मतलब क्या है? जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है या जो व्यक्ति दूसरों का अधीन होता है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इस लाइन का मतलब ये है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप बताएं, आपको ऑप्शन बता दिए थे मैंने। ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है महात्मा गांधी, सी है तुलसीदास और डी है रसकांत। तो बताएं क्या आंसर है इसका? आंसर है इसका बच्चों सी पार्ट, तुलसीदास। ये जो कवि हुए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने अपने
ये बात कही है, पराधीन सपने सुख नहीं, पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस लाइन से साबित होता है कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने खुद में खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन के निर्णय लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम किसके द्वारा कहा गया है, मतलब जो ये लाइन है प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, यह किसके द्वारा कहा गया है। आपके ऑप्शन है ए राधाकृष्ण, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है पियरी डिकावर्टिन और डी ऑप्शन है जेसी ओवेन्स। बताएं क्या आंसर है इसका। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ये लाइन कही गई है। प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, मतलब गेम को पूरी अंतरात्मा के साथ खेलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्शन इज द ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, ठीक है, ये जो लाइन है किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए गीता, बी है पुराण, सी है भागवत और डी है उपनिषद। बताएं क्या आंसर इसका सही है। मतलब इसका एक्शन इज द ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न, इसका मतलब ये भी है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सभी को आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, गीता जो हमारा भगवत गीता है उससे ये लाइनें ली गई हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये जो है नारा किसने दिया था। इसके ऑप्शन में है आपके सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। बताइए किसने यह नारा दिया था। बच्चों इसका आंसर है भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, ये नारा किसने दिया था या किसने कहा था ऐसा। बताएं आपको, आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें या कौन सा आंसर है। इसका आंसर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके द्वारा जब ये सरकार में थे या जब ये प्रधानमंत्री थे तब इनके द्वारा कहा गया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है ना। और इसी के तहत जय विज्ञान के तहत इन्होंने परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन है हमारा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताएं क्या आंसर सही है इसमें। आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें है आराम हराम है, यह किसने कहा था। बताएं इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो बताएं क्या आंसर है इसका। इसका ऑप्शन है बच्चों जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इनके द्वारा यह कहा गया था आराम हराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ सिंपल स्टेप फॉर मैन अ ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है, ये पूरी लाइन है, ये किसके द्वारा कहा गया है। ये देखिए, आ सिंपल स्टेप फॉर मैन अ ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड, आप समझ रहे होंगे सिंपल स्टेप का मतलब है एक सिंगल स्टेप, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये बात किसने कही थी। आपके ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, बी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है राकेश शर्मा और डी ऑप्शन है कल्पना चावला। तो इसका उत्तर है बच्चों ए ऑप्शन है इसका सही, नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ये बात कही गई थी। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे, किस पे, मून पर गए थे और उस पर पहला कदम रखा था, तब उन्होंने इस बात को कहा था अ सिंपल स्टेप फॉर मैन अ ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की सेवा में मेरी मौत हो जाए तो मुझे इस पर गर्व होगा, ये लाइनें किसने कही थी। क्वेश्चन है, देश की सेवा में मेरी मौत हो जाए तो मुझे इस पर गर्व होगा, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताएं किसने कहा था ये। इसका आंसर है इंदिरा गांधी, इनके द्वारा ये लाइन कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 43 क्वेश्चन है, यूरेका मतलब ऐसा है, ये किसने कहा था, एक्चुअली ये जो प्रश्न है ये साइंस से संबंधित है। साइंस का मतलब, साइंस से मतलब जो नई डेवलपमेंट या नई खोज से संबंधित है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा जब वो आविष्कार कर लिया गया, जब उन्होंने जिस पे काम कर रहे थे या रिसर्च कर रहे थे, तो क्या हुआ था, उन्होंने जब उसकी खोज कर ली थी तो खुशी के मारे वो यूरेका चिल्ला के भागते फिरे थे।
ठीक है ना, कि मैंने ये सक्सेस हासिल कर ली है। तो आप बताएं यूरो का जो साइंटिस्ट थे कौन थे, वो उन्होंने चिल्लाया था। आपने देखा इसमें अलास लगा, विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका मतलब है मतलब काफ़ी खुशी में। तो बताएं, ऑप्शन है आपके ए केपलर, बी है न्यूटन, सी है आर्किमिडीज और डी है आइंस्टाइन। तो चलिए हम आप इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है आर्किमिडीज। ये जो साइंटिस्ट थे आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा आपने। आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उत्प्लावन बल, हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल इंग्लिश में बोलते हैं वियोन्स फोर्स। ठीक है, ये जो वियोन्स फोर्स होता है इसकी खोज करी थी। मतलब आपने देखा होगा जब पानी में कोई व्यक्ति बैठ जाता है, ठीक है ना, जब पानी से भरा टब हो और उसमें आदमी बैठेगा तो उसका कुछ भार हल्का हो जाएगा, तो जो ऊपर की ओर ये बल लग रहा है उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं या वियोन्स फोर्स बोलते हैं। तो जब इसकी उन्होंने खोज की थी और इससे संबंधित उन्होंने खोज डेवलप कर ली थी, तब वो खुशी के मारे चिल्लाते फिरे यूरेका यूरेका यूरेका। तो आप याद रखें, आर्किमिडीज द्वारा ये वर्ड बोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस दरिद्रता का मूल है। ठीक है ना, ये किसने कहा था? हालांकि ये बात सत्य भी है, जो लोग आलस में रहते हैं वो जीवन में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसी से संबंधित है ये लाइन कही है किसी ने, आलस दरिद्रता का मूल है। तो बताएं ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यजुर्वेद, बी ऑप्शन है अर्थवेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। बताएं ये किस वेद में लिखा हुआ है आलस दरिद्रता का मूल है? तो इसका ऑप्शन है बेटा यजुर्वेद। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है? यजुर्वेद। अगर आपसे पूछा जाए ये आलस दरिद्रता का मूल है किस वेद से संबंधित, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि वह हार ना जाए, वह निश्चित ही रूप से हारेगा। ठीक है ना, ये लाइन थोड़ा सा विल पावर से संबंधित है। ठीक है ना, विल पावर या मोटिवेशन से संबंधित है। ठीक है ना, ये एक व्यक्ति ने कहा है जो है सोचकर भयभीत रहता है कि वह हार ना जाए तो वह निश्चित ही रूप से हारेगा। ठीक है, तो बताएं इसका ऑप्शन है हिटलर, पहला ऑप्शन है हिटलर, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है सिकंदर और डी ऑप्शन है प्लेटो। बताएं ये लाइन किसने कही है? इसका आंसर है बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, इनके द्वारा यह कहा गया था कि अगर आप भयभीत रहते हैं कि आपके हार हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से हारेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के इतिहास में 1215 ईस्वी यानी कि 1215 ईस्वी का क्या विशेष महत्व है? किसके? इंग्लैंड के इतिहास में। तो आपका ए ऑप्शन है मैग्ना कार्टा चार्टर की घोषणा, बी ऑप्शन है वाटरलू का युद्ध, सी ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया का सिंहासनारोहण और डी ऑप्शन है ट्राफलर का युद्ध। बताएं क्या ऑप्शन सही है? 1215 जो ईस्वी है उससे संबंधित है। चलिए आपका ऑप्शन है मैग्ना कार्टा चार्टर की घोषणा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष किया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, आपको याद रखना चाहिए। सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष किया था? तो आपके ऑप्शन है ए 66 ईस्वी में, बी 316 ईस्वी में, सी 712 ईस्वी में और डी है 1191 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या बताएं? इसका आंसर है 712 ईस्वी में। ठीक है ना, सिंध पर अरबों ने कब आक्रमण किया था? तो आंसर आपका होगा 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हो गया था? ये क्वेश्चन जो है, विजयनगर साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य रहा है भारतीय इतिहास में, तो जो विजयनगर साम्राज्य था वह किस युद्ध के पश्चात हो गया था? आपके ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527 में, बी ऑप्शन है बादियाबास का युद्ध 1760 में, सी ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध 1565 में और डी ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो बताएं क्या आंसर है इसका सही? चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर जो सही है वो है तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो था उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस युद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1757 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1761 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1764 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। बताएं क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना, आपका
क्वेश्चन है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 27 मई 1540, बी ऑप्शन है 18 अगस्त 1545, सी ऑप्शन है 17 अगस्त 1543 और डी ऑप्शन है 13 जुलाई 1456। बताएं क्या आंसर इसका सही है। इसका आंसर सही है 27 मई 1540। ठीक है ना, बिलग्राम का युद्ध 27 मई 1540 को हुआ था, सॉरी 27 मई 1540 में हुआ था। तो उम्मीद है आपको आपके साथ MCQ के ये 50 क्वेश्चन का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।